हर कहानी अपने भीतर एक नई दुनिया समेटे होती है, जो हमें हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। हमारे चैनल पॉजिटिव पल्स पर हम आपको उन अनसुनी, अनकही कहानियों की ओर ले चलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपकी सोच को बदल देंगी। आइए हमारे साथ एक नई यात्रा पर, जहां हर शब्द में छिपी है एक कहानी और हर कहानी में छिपा है एक जीवन। पॉजिटिव पल्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा धीरे धीरे घट रही थी। माया घाट की सीढ़ियों पर बैठकर इस सुंदर नजारे को निहार रही थीं। कुछ देर बाद वह उठीं और घर की तरफ चल पड़ी। आज उनका मन बहुत बेचैन था, इसलिए कदम भी तेजी से बढ़ रहे थे। अगर थकान महसूस होती तो थोड़ी देर रुकतीं, पर फिर जल्द ही वापस तेजी से चलने लगतीं। वजह भी खास थी। अगले दिन वह अपनी इकलौती बेटी राधा से मिलने जा रही थीं, पूरे 2 साल बाद। राधा की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन माया को लगता था मानो कल ही उसकी शादी हुई हो। राधा के जन्म के कुछ साल बाद ही माया के पति का देहांत हो गया था। पति के जाने के बाद माया अपनी नन्ही बेटी को लेकर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में आ गईं। यह जगह उनके लिए नई शुरुआत साबित हुई। उन्हें यहां सम्मान मिला, नौकरी मिली और राधा की अच्छी परवरिश के लिए हर तरह की मदद मिली। माया ने भी कस्बे का कर्ज उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक छोटा स्कूल शुरू किया, जो धीरे धीरे कॉलेज बन गया। उनकी वजह से कस्बे में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। उनके पड़ोसी मोहन जी अक्सर मजाक में कहते, बहन जी, इस प्यारी बच्ची को तो मैं अपने घर ही लाऊंगा। और कुछ सालों बाद उन्होंने अपने भतीजे अजय के लिए राधा का रिश्ता मांगा। अजय एक सुलझा हुआ और होशियार लड़का था, जो सरकारी नौकरी में इंजीनियर था। माया ने राधा के विवाह के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे, लेकिन अजय ने साफ कह दिया था कि उसे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और राधा को अपने मायके से कुछ नहीं लाना होगा। यह बात सुनकर माया को अपने पति की याद आ गई, जिन्होंने भी दहेज लेने से मना कर दिया था। दामाद में अपने दिवंगत पति के आदर्श देखकर माया का दिल खुश हो गया। राधा की शादी के 2 महीने बाद माया को एक बार दिल्ली के काम से जाना पड़ा। लौटते समय वह राधा और अजय के घर मेरठ में रुकी। वहां का माहौल देखकर माया बहुत खुश हुई। घर में ज्यादा सामान नहीं था। 4 बेंत की कुर्सियां, एक मेज और एक पुराना दीवान था। टीवी भी बहुत पुराना था, शायद अजय के हॉस्टल के दिनों का। लेकिन घर में जो प्यार और सादगी थी, उसे माया ने गहराई से महसूस किया। राधा और अजय के इस साधारण मगर खुशहाल जीवन को देखकर माया पूरी तरह संतुष्ट होकर घर लौटी। और अब वह फिर से अपनी बेटी के घर जा रही थीं, उस प्यार भरे माहौल को फिर से महसूस करने के लिए। स्टेशन पर उतरते ही माया की आंखें बेचैनी से राधा और अजय को ढूंढने लगीं। तभी पीछे से राधा ने माया की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें चौंका दिया। अजय तो नहीं आ पाया था, लेकिन राधा ठीक समय पर अपनी मां को लेने पहुंच गई थी। माया ने अपनी बेटी को देखा तो वह कुछ बदली बदली सी नजर आई। गाढ़े मेकअप से भरा चेहरा, महंगे कपड़े और गहनों से सजी हुई। 2 सालों में जैसे राधा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। माया सामान उठाने लगी, लेकिन राधा ने कहा, रहने दो मम्मी, ड्राइवर उठा लेगा। राधा सरकारी जीप में अपनी मां को लेने आई थी। जीप में बैठते ही राधा ने बताया, मम्मी, अजय आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने आपको लेने के लिए सरकारी जीप भेज दी। अभी हाल ही में उनका प्रमोशन हुआ है और बड़ी अच्छी जगह पोस्टिंग मिली है। वहां की पोस्टिंग के लिए तो इंजीनियर तरसते हैं और वो जगह अजय को मिली है। कमाई भी अच्छी है। माया ने आगे की बात सुनी ही नहीं। राधा के बदले व्यवहार से उनका मन पहले ही विचलित हो गया था। कमाई वाला एरिया, माया के मुंह से बस यही निकला। अब उन्हें अपनी बेटी की आंखों में पहले वाली सादगी और संतोष की जगह पैसे और स्टेटस की चमक दिख रही थी। घर पहुंचने पर माया ने देखा कि घर भी राधा की तरह पूरी तरह बदला हुआ था। महंगे फर्नीचर,
आधुनिक साज सज्जा, हर चीज ऐशो आराम से भरी थी। माया ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूछा, लगता है अजय ने 2 सालों में काफी तरक्की कर ली है। राधा ने कहा, अजय ने कहाँ की है मम्मी, मैंने जबरदस्ती करवाया है। पहले तो अजय वहीं अटके थे, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके नीचे काम करने वाले कहां से कहां पहुंच गए और ये वहीं के वहीं हैं, तो मैंने उन्हें प्रमोशन के लिए फोर्स किया। वैसे इनका बस चलता तो हम उसी छोटे से घर में रहते। माया को अब समझ आ गया था कि राधा शहर में आकर काफी बदल चुकी है और अब पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है। इस बदलाव को देखकर माया गहरी चिंता में डूब गई। राधा ने फिर कहा, अरे मम्मी, आप अभी तक बैठी हैं, जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए। खाना तैयार है, आप थकी होंगी, सो जल्दी खा लीजिए, कल आराम से बातें करेंगे। माया ने जवाब दिया, अजय के साथ ही खाऊंगी, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है, तुम चाहो तो खा लो। थोड़ी देर बाद अजय घर आया। आते ही माया के पैर छूते हुए उसने कहा, माफ कीजिए मम्मी जी, जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपको स्टेशन नहीं ले सका। माया ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मगर तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। काम जरूरी है, लेकिन अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए। सच में अजय अब पहले वाला नहीं लग रहा था। निस्तेज आंखें, थका हुआ चेहरा और झुके हुए कंधे, वो पहले वाला सजीव और खुशहाल अजय नहीं दिख रहा था। अजय ने धीरे से कहा, क्या करूं मम्मी जी, काम बहुत है, और फिर सीधे अपने कमरे में चला गया। वहां से उसने राधा को आवाज दी, राधा, ये 20,000 रुपए अलमारी में रख दो, ये घर पर ही रहेंगे, बैंक में जमा मत करना। कमरे से आई पति पत्नी की धीमी आवाजें सुनकर माया को झटका लगा। 20,000 रुपए, वो भी महीने के आखिर में। माया का दिल बैठ गया। ये रिश्वत का पैसा तो नहीं, उन्होंने सोचा। राधा भी तो कह रही थी कि अजय की पोस्टिंग खूब कमाई वाले एरिया में हुई है। क्या इन दोनों ने पैसे के पीछे अपने संस्कार और ईमानदारी को छोड़ दिया है? माया ने मन ही मन ठान लिया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो, इन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ वो सोने चली गई। आज रविवार था और अजय घर पर ही था। माया को उसके व्यवहार से लग रहा था कि वह घर परिवार से उदासीन होकर अपने में खोया हुआ है, जैसे भीतर ही भीतर घुट रहा हो। घर का माहौल भी बता रहा था कि अजय और राधा के बीच प्यार अब बस औपचारिकताओं तक सीमित रह गया है। मगर राधा इस सब में भी बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रही थी, और यही बात माया को बुरी तरह खल रही थी। राधा ने चहकते हुए कहा, मम्मी, आज अजय की छुट्टी है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं और आज लंच 5 स्टार होटल में करेंगे। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहकर बातें करेंगे, और हां, आज खाना मैं बनाऊंगी। अजय ने हंसते हुए कहा, वाह मम्मी जी, मजा आ जाएगा, नौकरों के हाथ का खाना खा खाकर तो भूख ही मर गई है। राधा ने तुरंत तुनकते हुए जवाब दिया, हां हां, जब घर में नौकर हैं तो मैं क्यों रसोई का धुआं खाऊं। माया ने माहौल को संभालते हुए कहा, अरे राधा, मैंने सोचा तुम्हारे और अजय के लिए मसालेदार छोले और भरवा भिंडी बनाऊं, तुम्हें पसंद है ना? अजय ने मुस्कुराकर कहा, अरे मम्मी जी, आपकी याददाश्त कमाल की है, राधा तो मेरी पसंद भूल ही गई है। राधा मुंह बनाते हुए वहां से उठ गई। लंच के बाद माया ने सुझाव दिया, चलो बाहर लान में बैठते हैं, कुछ धूप सेंकते हैं, और मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें भी करना चाहती हूं। बाहर आकर बैठते ही माया की भाव मुद्रा बेहद गंभीर हो गई। उनकी नजरें शून्य में ऐसे ठहर गईं जैसे अतीत के कुछ खोए हुए लम्हे तलाश कर रही हों। कुछ देर खुद को संयत कर उन्होंने बोलना शुरू किया, आज मैं तुम दोनों के साथ अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूं जिनका जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। बात उन दिनों की है जब मैं राधा के पापा से पहली बार मिली थी। वह भी अजय की तरह ही सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, बेहद ईमानदार और उसूलों के पक्के।
वह ऐसे महकमे में थे जहां रिश्वत का लेन देन एक आम बात थी, मगर वह उस कीचड़ में भी कमल की तरह निर्मल थे। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। उनकी जिद के चलते हमारी शादी भी बड़ी सादगी से और बिना किसी दांदहेज के हुई थी। पहले उनकी पोस्टिंग उत्तरकाशी में थी। साल भर बाद उनका तबादला गाजियाबाद हो गया। वह एक औद्योगिक शहर है जो ऊपरी कमाई की दृष्टि से बहुत अच्छा था। वहां हमें विभाग की सरकारी कॉलोनी में घर मिल गया। उन्होंने मुझे शुरू से ही हिदायत दी थी कि मैं वहां सरकारी कॉलोनी में रह रहे बाकी इंजीनियरों की बीवियों और उनके रहन सहन की खुद से तुलना न करूं, क्योंकि उनका उच्च स्तरीय जीवन उनके काले धन के कारण है जो हमारे पास कभी नहीं होगा। धीरे धीरे मेरा पास पड़ोस में मेलजोल बढ़ने लगा और न चाहते हुए भी मैं उनके ठाट बाट से प्रभावित होने लगी। मेरे मन में भी उन सब की देखा देखी ऐशो आराम से रहने की इच्छा जागने लगी। मुझे लगने लगा कि यह लेन देन तो जगत व्यवहार का हिस्सा है। जब इस दुनिया में हर कोई पैसे बटोर कर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहा है, तो हम ही क्यों पीछे रहें। बस मैंने अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता करना नहीं स्वीकारा। मैं उन्हें ताने देती, उनके सहकर्मियों की तरक्की का हवाला देती, यहां तक कि मैंने उन्हें एक असफल पति भी करार दिया, मगर वह नहीं झुके। इन्हीं उलझनों के बीच मैं गर्भवती हुई तो वह तमाम मतभेदों को भूलकर बेहद खुश थे। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मैं इस हीनता भरे दमघोंटू माहौल में किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हमारे घर संतान तभी होगी जब तुम अपने खोखले आदर्शों का चोगा उतारकर बाकी लोगों की तरह ही घर में हमारे और बच्चे के लिए तमाम सुख सुविधाओं को जुटाने का वचन दोगे। मुझे गर्भपात कराने पर उतारू देख तुम्हारे पिता टूट गए और धीरे धीरे धन पानी की तरह बरसने लगा। घर सुख सुविधाओं की चीजों से भरता चला गया। मैंने जो चाहा सो पा लिया, मगर तुम्हारे पिता का प्यार खो दिया। उस समय मेरी आंखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा था कि मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह किसी मशीन की भांति काम करते जा रहे थे और मैं अपने ऊंचे स्टेटस के मद में पागल थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे भविष्य के लिए धन जमा करने की तृष्णा भी बढ़ गई। सब कुछ मेरी इच्छानुसार ही चल रहा था कि एक दिन अचानक माया की वाणी कुछ पल के लिए थम गई और उनकी आंखें नम हो गईं। एक दिन क्या हुआ मम्मी? राधा ने विस्मित स्वर से पूछा। ऑफिस से खबर आई कि तुम्हारे पिता को भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने धर दबोचा। अखबार में नाम आया, खूब फजीहत हुई और फिर मुकदमे के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाते हुए उन्होंने मुझको जिस हिकारत की नजर से देखा था वह मैं कभी भूल नहीं सकती। वह चुप थे, मगर उनकी चमकती संतुष्ट नजरें जैसे कह रही थीं कि वह मुझे यूं असहाय, भयभीत और अपमानित देखकर बेहद खुश थे। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी इच्छा से ही खुद को गिरफ्तार करवाया था और अपना सब कच्चा चिट्ठा अदालत में खोलकर रख दिया था। मुझे दंडित करने का यही तरीका चुना था उन्होंने। जेल में वह कभी मुझसे नहीं मिले और एक दिन पता चला कि वहां उनका देहांत हो गया है। इतना बताकर माया फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों से बह रहे पश्चाताप के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। मम्मी, इतनी तीक्ष्ण पीड़ा आपने इतने साल कैसे छिपा कर रखी? मुझे तो कभी आभास भी नहीं होने दिया। मन में अपार ग्लानि थी। बस यही साध थी मन में कि बाकी जीवन उनके आदर्शों पर चलकर ही बिताऊं और तुम्हें भी तुम्हारे पिता के संस्कार दूं। मैं अब बूढ़ी हो चली हूं, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान हूं और कुछ तो नहीं है मेरे पास। बस यह आप बीती तुम दोनों को धरोहर के रूप में दे रही हूं। वैसे मैंने देखा है कि जो रिश्वत लेते हैं वे शराबी बाबी हो जाते हैं और रात रात भर गायब रहते हैं। उन पर काम का भरोसा नहीं किया जा सकता है और उन्हें छोटे मोटे प्रमोशन ही मिल पाते हैं। बेटी, इंजीनियरिंग ऐसा काम नहीं कि 2-4 घंटे गए और हो गया। घंटों किताबों में मगजमारी करनी होती है और जिसको रिश्वत मिलती है वह किताबों में नहीं पार्टियों में समय बिताता है। हो सकता है तुम्हें ये बातें बुरी लग जाएं, पर मेरा अनुभव है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद
मैं यही तो देखती रही कि मैं गलत थी या तुम्हारे पिता। माया ने बात खत्म करते हुए कहा। जरूर काम आएंगी मम्मी। तुम्हारी यह धरोहर अब कभी मेरे कदम लड़खड़ाने नहीं देगी। राधा अपनी मां से लिपट गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिनके साथ उसके भीतर छिपी न जाने कितनी तृष्णाएं भी बही जा रही थीं।